नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। इस खास चर्चा में बात होगी प्रियंका गांधी की। जी हाँ, प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में आ गई है। 1.5 दशक हो गया है उन्हें सक्रिय राजनीति में आए हुए। लेकिन सक्रिय राजनीति मैंने क्यों कहा, क्योंकि दरअसल वो अभी तक चुनाव नहीं लड़ रही थी। राजनीति में थी, महासचिव थी, सब कुछ था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। अब चुनाव लड़ेंगी और वो भी केरल की वायनाड सीट से। वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे और जीते थे, भारी मतों से जीते थे। 2 जगह से वो चुनाव लड़े, वायनाड से चुनाव लड़े और रायबरेली से। तो पहले भी ये कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी रायबरेली अपने पास रखेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाएंगे, बाईपोल होगा। ये तमाम लोग कयास ऐसा लगा रहे थे और वो सच साबित हुई बात आज। आज आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई कि प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़ेंगी। और चुनाव को लेकर के जो उनकी हिचक थी या रणनीतिक तौर पर यह फैसला लिया गया, वो उसका तमाम जगहों पर स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बड़े खुश हैं कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आ गई हैं आखिरकार। हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल है। वात्सल राय जी हैं। वात्सल जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 25 सालों का अनुभव है। अमर उजाला, टीवी टुडे नेटवर्क, आज तक, पीटीआई, बीबीसी जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार महेंद्र जी। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी को भी नमस्कार। बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सभी देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम। जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार का भी कैपिटल हेडलाइंस में स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सिंपथाइजर हैं। पटना से सीधे हमारे साथ लाइव हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। नमस्कार। जी, वात्सल जी, बहुत लंबा इंतजार अपने कार्यकर्ताओं को, चाहने वालों को प्रियंका गांधी ने कराया। इसी बार माना जा रहा था 2024 का जो चुनाव हो रहा था, जनरल इलेक्शंस की, इस बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। लेकिन चुनावी मैदान में वो नहीं उतरी। आखिरकार बाईपोल में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उतारा। आप इस खबर को या उनके राजनीति में इस तरीके से वायनॉट सीट से बाईपोल में चुनाव लड़ने को किस रूप में देख रहे हैं? जी महेंद्र भाई, दो तीन तरीके से इसको देखा जा सकता है और मैं दोनों तीनों तरीकों की चर्चा यहाँ आज आपके साथ करूंगा। पहले तो हम खुद को भी ये कहना चाहेंगे कि हमने ये पहले अनुमान लगाया था। आपके साथ चर्चा में इस बारे में बात हुई थी और ये हुआ था कि जब अगर दोनों सीट राहुल गांधी जीत जाते हैं तो वो कौन सी सीट अपने साथ रखेंगे और किसको वो छोड़ेंगे। तो ये एक अनुमान था, अपना अनुमान था और बड़ा सटीक अनुमान था। कांग्रेस से किसी सोर्स से या प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी के कैंप से सीधी जानकारी ना होने के बावजूद ये अनुमान था कि वायनाड सीट वो छोड़ेंगे जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। मेरी नजर में इसके दो तीन मायने हो सकते हैं। एक तो ये आज का दिन है थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है सुबह हादसे की वजह से। जो जलपाईगुड़ी में हादसा हुआ था, निश्चित तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसी और दिन शायद इस ऐलान को करना चाहते अगर उनके बस में होता। लेकिन 18 जून तक ही उन्हें ये डिक्लेयर कर देना था कि वो कौन सी सीट को रिटेन करेंगे और कौन सी सीट को छोड़ेंगे। तो आज 17 जून है और आज शाम को ये घोषणा हुई है, दोपहर बाद ये घोषणा हुई है। तो इसमें दो तीन चीज समझने की है। एक तो राहुल गांधी की राजनीति पर मैं बाद में आऊंगा, पहले पारिवारिक चीज जो हम देखते आ रहे हैं उसी क्रम में है कि अब सोनिया गांधी जी की विरासत जो आधिकारिक तौर पर है, आज भी राहुल गांधी जी उस विरासत के पहले दावेदार हैं। रायबरेली सीट सोनिया गांधी जी की थी, उससे पहले इंदिरा गांधी और उससे पहले परिवार के दूसरे लोग वहां से चुनाव लड़ते रहे। तो ये एक सीधा सा स्पष्ट संकेत है विरासत की राजनीति का। पहली बात कि विरासत में पहला नंबर राहुल गांधी का है। राजनीति में भी, चुनावी राजनीति में वो पहले आए। प्रचार की राजनीति में 1999 से प्रियंका गांधी सक्रिय है, लेकिन अभी तक चुनावी राजनीति में नहीं आई थी। और इस बार रायबरेली सोनिया गांधी खुद गई थी वहां पर्चा भरवाने के लिए राहुल गांधी को।
और उस समय भी उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं, तो वो संकेत वहां से निकल के आ रहा था। दूसरा संकेत ये है कि वायनाड वायनाड पहुंची है प्रियंका गांधी, तो इसके भी कई सारे मायने हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा वो आप डॉक्टर सत्येंद्र का कमेंट ले लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी प्रियंका जी ने किस तरह का रिएक्शन दिया है, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन वायनाड का भी एक मायना है, क्योंकि केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती है। ऐसे में राहुल गांधी वहां से हट रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां जा रही है, तो मतलब एक फ्रेश एयर बीजेपी के लिए भी है, तो एक फ्रेश एयर कांग्रेस के लिए भी है। क्योंकि प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर अमेठी और रायबरेली के लिए एक नोन फेस है। कहने को वहां से चुनाव लड़ती थी सोनिया गांधी, कहने को चुनाव लड़ते थे राहुल गांधी, लेकिन चुनाव लड़वाती थी प्रियंका गांधी। इस बार भी शर्मा जी अमेठी से जीते और राहुल गांधी जीते रायबरेली से। दोनों के चुनाव की कमान पूरी तौर पर प्रियंका गांधी ने संभाली हुई थी, और वो जीत सीधी सीधी प्रियंका गांधी की थी। वायनाड में कांग्रेस जीती, राहुल गांधी जीते। राहुल गांधी 5 साल वहां के पहले भी सांसद रह चुके थे, तो एक तरीके से रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी ने जीतकर राहुल गांधी को दी। रायबरेली में हालांकि इस बार कोई डाउट नहीं था, लेकिन रायबरेली के साथ बोनस के तौर पर वो अमेठी भी लेकर आई। और अमेठी की जीत ये तमाम टेलीविजन चैनल्स ने भी दिखाया कि जितने मंत्री मोदी सरकार के हारे हैं, उसमें सबसे करारी हार अमेठी पर श्रीमती स्मृति ईरानी की हुई है। 1,57,000 वोटों से वो वहां चुनाव हारी हैं, और उसका श्रेय शर्मा जी से ज्यादा प्रियंका गांधी को दिया जा रहा है। लोगों की नाराजगी तो थी ही, लेकिन जीत का जो बड़ा अंतर है, उस बड़े अंतर की बात की जा रही है। दूसरी बात, रायबरेली में जो जीत का अंतर राहुल गांधी का रहा, वो वायनाड से कुछ हजार वोट ज्यादा से उन्होंने रायबरेली में जीत हासिल की। अब प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो ये टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी संसद में सबसे कमजोर है। और बहुत से लोग, कांग्रेस के नेता खासतौर पर, कहते हैं कि पिछले 10 साल में अगर किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने लगातार चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर परिस्थिति में, और उसके लिए कीमत भी चुकाई है, तो वो राहुल गांधी है। लेकिन कई बार आप राहुल गांधी को देखेंगे कि कई उनके करीबी भी कहते हैं, और उनका विश्लेषण करने वाले भी कई लोग मानते हैं कि हाजिर जवाबी में कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले की बात आती है, या पार्लियामेंट में जब बोलने की बात आती है। हालांकि देखने वाले देखते हैं कि चौथी बार इस बार वो सांसद थे और अब 5वीं बार चुने गए हैं, तो हर साल, हर कार्यकाल में वो इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी में भगवान की कृपा से, ये गॉड गिफ्ट है, ये उनके लिए एक भगवान की कृपा उनके ऊपर है, गॉड गिफ्ट है। तो हाजिर जवाबी में उनका जवाब नहीं है, और वो तुरंत जवाब देती हैं। और इस तरह के नेता की एक दरकार पार्लियामेंट में होती है, खासतौर पर जहां आपको पब्लिक को, एक बड़े वर्ग को आपको एड्रेस करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जब बोलते हैं, तो पूरा देश उन्हें गौर से सुनता है। गौर से तो राहुल गांधी को भी सुना जाता है, लेकिन जब आप इम्पैक्ट नापते हैं कि 10 स्पीच अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की चुनते हैं और 10 स्पीच आप राहुल गांधी की पार्लियामेंट के अंदर चुनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस स्पीच का ज्यादा है। तो प्रियंका गांधी के आने के बाद निश्चित तौर पर वो एक नई एमपी होंगी, लेकिन जब भी कभी वो बोलेंगी, खासतौर पर ऐसे मुद्दों पर, जब कभी हमने देखा कि पिछली ही साल हमने देखा संसद भवन में, जब कुछ महिला सांसदों ने आरोप लगाया था राहुल गांधी जी पर, और उस समय तमाम बीजेपी की, यानी ट्रेजरी बेंच की सारी महिला सांसद खड़ी हो गई थी। एक सुर में उन्होंने पूरा कांग्रेस को और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। और उस समय कांग्रेस कुछ कमजोर नजर आ रही थी, संख्या बल भी कम था, और उस तरह से जो मोबिलाइज करने वाले लोग थे, या मोर्चा लेने वाले थे, या बोलने वाले लोग थे। क्योंकि सोनिया गांधी जी को अक्सर देखा जाता है कि वो खामोश और शांत रहती हैं, कई बार इशारे से अपने साथी सदस्यों को बोलने के लिए कहती हैं, लेकिन उस तरह से वो बोल नहीं पाती हैं। शायद उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हिंदी में उस तरह से वो फ्लुएंट नहीं है। लेकिन फ्लुएंसी प्रियंका गांधी के साथ है, जो हमने देखा है लगातार उनको भाषण देते हुए, प्रचार के दौरान भी वो मुस्कुरा के कई बार बातें कह देती हैं, कई बार बिना कुछ कहे भी वो इम्पैक्ट डाल देती हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा 2022 के चुनाव का, जब चुनाव प्रचार के दौरान, उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, लेकिन मुरादाबाद या पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी जगह एक तरफ अखिलेश यादव थे, जयंत चौधरी थे, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी थी।
प्रचार का काफिला आमने सामने हुआ और रथ दोनों के आमने सामने थे या प्रचार वाहन आमने सामने थे, वहां किसी ने किसी से कुछ नहीं बोला, दोनों तरफ से मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ, नमस्कार हुआ, लेकिन वहां पर उसका बड़ा शोर शराबा हुआ। एक तो वो फोटो भी बना, फोटो आप अपॉर्चुनिटी बनी जो अखबारों में दूसरे दिन आई, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो एक जो कड़ी थी वो बाद में जाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जुड़ी, और जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला और कांग्रेस को भी मिला। तो कई बार आप बिना बोले भी कुछ नेताओं के अंदर वो बात होती है। और एक बात और निश्चित तौर पर है, भले ही आप इसको परिवारवाद से जोड़ के देखें, वंशवाद से जोड़ के देखें, लेकिन डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलती है, हम हर जगह देखते हैं। आप टीएमसी को भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा टीडीपी जो कांग्रेस को सब इस समय बीजेपी को, केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रही है, तो चंद्रबाबू नायडू की जीत के बाद नारा लोकेश की चर्चा हुई, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अब ये लोग सब प्रूवन लीडर हैं। और इन सब में अगर परिवार जो है उसमें गांधी फैमिली को आज भी नंबर 1 फैमिली के तौर पर रिगार्ड किया जाता है। तमाम विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं। तो प्रियंका गांधी वायनाड से आ रही हैं, निश्चित तौर पर एक मजबूती कांग्रेस को भी मिलेगी, 99 का नंबर है, और कांग्रेस आगे बढ़ाने के बारे में इस नंबर को देख रही होगी जब भी मौका मिले। तो ये वायनाड सीट से प्रियंका गांधी जी एक पारी की शुरुआत कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के लिए एक जिस तरह का जोश अभी दिख रहा है वो आगे भी बरकरार रहे। महेंद्र जी। जी, निश्चित तौर पर उनकी जो भाषा है, शैली है, वो पॉलिटिकल करेक्ट रहती है। एक तरीके से कहा जाए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ना देने के बजाय जो पॉलिटिकल करेक्ट जवाब होता है वो देती हैं। राहुल गांधी एक एक्टिविस्ट की तरह जवाब देते हैं, और राहुल गांधी के जवाब कई दफे पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो लेकिन प्रियंका गांधी की जो शैली है वो अलग तरीके की शैली है, जो आम भारतीय की शैली है इस देश में, वो शैली है। और इसी वजह से उनके जो बातचीत है वो तमाम नेताओं से, उनके जो आपसी संबंध हैं वो बड़े अच्छे माने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि वो सबसे घुल मिल जाती हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत दिनों से इंतजार था, खासतौर पर 2022 में जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, तब भी एक वर्ग ये कह रहा था कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कमान तो उनके पास थी, लेकिन ये अफसोस था कि उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया गया उस तरीके से। अब जब वो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, क्या आप देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस ने राहुल गांधी को संभालना है इधर, और साउथ इंडिया में भी गांधी परिवार का एक सदस्य साउथ इंडिया को संभालेगा, केरल में वो रहेंगे, और दोनों भाई बहन बाइलिंगुअल हैं, तो उनको वहां एड्रेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को और वहां के वोटर्स को। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? प्रियंका गांधी चुनाव वायनाड से लड़ने के लिए अब आधिकारिक तौर पर जा रही हैं। देखिए महेंद्र जी, आज औपचारिक रूप से ये घोषणा हुई है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी चुनावी राजनीति में हिस्सा लेगी। वैसे तो वो 2.5 दशक से राजनीति में हिस्सा ले रही थी। वो रायबरेली, अमेठी हो या प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के चुनाव, ये प्रभारी के रूप में, महासचिव के रूप में हो, वो राजनीति में भाग ले रही थी पिछले 25 वर्षों से। इन नई राजनीति में आई है सो नहीं है अचानक। और वैसे आप देखेंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री जी भी चुनाव के राजनीति में तब गए जब मुख्यमंत्री बन गए वो गुजरात के। तो ये देश में होते रहता है, राजनीति में लोग रहते हैं, चुनावी राजनीति में पीछे आते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस में किसी एक नेता की मन की बात नहीं होता है। लोग जो भी राजनीतिक फैसला लेते हैं सामूहिक रूप से बैठ कर के, एक जो तंत्र है कांग्रेस का, सिस्टम जो है, उस सिस्टम के तहत लेते हैं। तो मुझे जो लगता है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही है महासचिव, तो मुझे लगता है कि इसलिए उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ना चाहिए या पार्टी नहीं लड़वाई। इससे अलग जनरली आप देखेंगे तो कोई भी जो कांग्रेस का पदाधिकारी है, जिस प्रदेश के प्रभारी रहते हैं, उस प्रदेश में चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस बात को ध्यान में रखा होगा, इसीलिए वो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। और ये ऑप्शन था राहुल जी के पास, तो पार्टी ने मिलकर के ये तय किया कि राहुल जी वायनाड छोड़ें, और वायनाड को लगाव है इस परिवार से। वायनाड के कार्यकर्ता, आम जनता पहले से कह रहे थे राहुल जी को कि आपको यही प्रतिनिधित्व करना होगा। तो ये बात भी है कि चूंकि परिवार की एक सदस्य हैं, बहन है राहुल जी की, और वो कैंडिडेट हो तो ये उपयुक्त रहेगा कि नहीं, दोनों का आपसी लगाव है उस क्षेत्र से लगाव अलग नहीं हुआ है, बिलगाव नहीं हुआ है। इसलिए मेरे ख्याल से पार्टी हित में कार्यकर्ताओं के मन की भाव को कद्र करते हुए प्रियंका गांधी जी का वायनाड से चुनाव लड़ना बहुत ही पार्टी हित में होगा, श्रेयस्कर होगा सबके लिए। एक बात मैं और आपको याद दिलवाना चाहूंगा, जब हम लोग समीक्षा कर रहे थे अमेठी के संदर्भ में, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि डर करके भाग गए राहुल गांधी। उससे पहले, कैंडिडेट घोषित होने के पहले जब चर्चा चल रही थी, तो मैंने एक बात कहा था कि जो वहां की हालात है, कांग्रेस की बड़ी जीत होगी, कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, और बड़ी जीत हुई भी। आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर रायबरेली छोड़ देते तो एक बात कहता कि यूपी से देखिए डर करके भाग गए, डर करके राहुल गांधी भाग गए। एक ये भी है भाई, जिस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है, उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है, डरने का कोई सवाल ही नहीं है। हार जीत होते रहता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम हार गए, वो व्यक्ति इन सारे चीजों से परे है। उस व्यक्ति के अंदर एक ही जुनून है, पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करना, देश की आम लोगों की सेवा करना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही उचित और व्यापक प्रभाव डालने वाला निर्णय है, और डॉक्टर इसका सत्येंद्र जी, बहुत बड़ा देश असर सेवा के लिए कांग्रेस के देश राजनीति पर असर पड़ेगा। डॉक्टर सत्येंद्र, देश सेवा के लिए तो सभी आते हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, ऐसा कोई सदस्य नहीं है लोकसभा का या विधानसभा का या राजनीति में है जो ये कहे कि हम देश सेवा के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ और करने के लिए आए। और राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या कोई भी हो, वो तो स्वाभाविक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्योंकि कांग्रेस के बहुत नजदीकी हैं, तमाम चीजों को जानते हैं, क्या एक रणनीति के तहत कोई भी कैंडिडेट लड़ सकता था वायनाड से? ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी को ही लड़ाया जाना था। मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा बिल्कुल सीधे तौर पर, कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सक्रिय हो रही थी, एक अलग उनका पावर सेंटर बन रहा था। 2022 के चुनाव में ये बखूबी देखा गया था कि गांधी परिवार के अंदर ही एक और पावर सेंटर बन रहा है। प्रियंका गांधी उस पावर सेंटर को लीड कर रही थी, तमाम फैसले उनके दबाव में लिए गए और तमाम लोगों को वो लेके भी आई। जिस तरीके से कहा जा रहा था, अभी वात्सल जी कह रहे थे कि जो अखिलेश के साथ टाइअप हुआ, उसमें भी बहुत की रोल प्रियंका गांधी ने निभाया। इसी तरीके से तमाम चीजों पे वो बड़ी सक्रिय थी, उनके पर्सनल बॉन्डिंग तमाम नेताओं से, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत सक्रिय हो रही थी। तो क्या खास रणनीति के तहत उनको साउथ में भेजा गया कि जो पावर सेंटर बन रहा था वो पावर सेंटर ना बनने पाए, पावर सेंटर के केंद्र में सिर्फ राहुल गांधी रहे, बाकी सब नेता उनके इर्द गिर्द ही रहे, वो उनसे थोड़ा छोटे रहे, और कोई दूसरा पावर सेंटर कांग्रेस में ना बनने पाए? क्या कोई खास रणनीति इस तरीके की भी आप देख रहे हैं? नहीं महेंद्र जी, ये आरोप निराधार है। दोनों भाई बहनों में इतना प्रेम है, और एक बड़े भाई होने के नाते प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा कद्र करती हैं। चुनाव चूंकि पार्टी ने यह तय किया कि नहीं, अब प्रियंका जी को चुनावी राजनीति से बाहर नहीं रहना है। पिछले दिनों चूंकि वो चाहती थी देश भर में प्रचार करना, इसलिए अपने आप को चुनाव में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। अब चूंकि ये बाई इलेक्शन है,
प्रचार करने के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है पूरे देश में, तो पार्टी ने यह समझा कि नहीं, उनको उचित समय है, उनको चुनावी राजनीति में हम लाएं, और ये पार्टी का निर्णय है। और ये इस तरह की कोई बात नहीं है कि पावर सेंटर बन जाएगा। पावर सेंटर स्पष्ट है, न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि देश के तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि पार्टी जो निर्णय लेगी पावर सेंटर वहीं रहेगा। और स्वाभाविक रूप से न सिर्फ कार्यकर्ताओं के, लेकिन आज देश के आम जनों का भी राहुल गांधी जी सर्वमान्य नेता बनते जा रहे हैं। आप याद कीजिए महेंद्र जी, इतनी बड़ी तपस्या ही इसको कहेंगे, देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर पूरब से पश्चिम की ओर ये पदयात्रा करना मामूली बात है? इतनी ज्यादा मेहनत जो व्यक्ति करता हो कोई सामने है, तो ये स्वाभाविक रूप से है उनके मेहनत का। और जिस तरह का इस देश में राजनीति चल रहा है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, उन पर रोज इस तरह के प्रेशर दिए जाते हैं। आप देखते हैं ये स्मृति ईरानी जी ने इतने घटिया किस्म के पार्लियामेंट में आरोप लगाया राहुल गांधी जी पर, तो इन सब सारे चीजों से कहीं वो डर रहे हैं। डर नाम का चीज नहीं है, और पावर सेंटर का कोई भय नहीं है। महेंद्र जी, मैं तो कहता हूं कि सिर्फ एमपी और नेता ही नहीं, बल्कि आज के डेट में राहुल गांधी जी एक राजनीतिक संत हैं इस देश में, जो हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं और अंजाम का कोई फिक्र नहीं करते हैं, बल्कि देश हित में जो उन्हें बोलना चाहिए, जिस तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए, उस तरह की लड़ाई वो लड़ते हैं। राहुल गांधी पर इस तरह का कोई नहीं लगाया जा सकता है कि कोई डर रहे पावर सेंटर बन जाएगा। और उस परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ है। पावर सेंटर एक ही रहता है, एक व्यक्ति जो सही निर्णय होता है वो करता है, उसको सब लोग मानते हैं। और ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, परिवार की छोड़िए ना। वात्सल जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तो बहुत राहुल गांधी को संत हैं, महात्मा हैं, तमाम तरीके के अलंकारों से उनको अलंकृत कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस फैसले से रणनीतिक तौर पर ये जो फैसला लिया गया, एक सही समय देखा गया प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने का, इससे क्या कांग्रेस पैन इंडिया जो एक कहा यह जा रहा था तमाम इलाकों में कमजोर हो गई है, तो अब क्या इसका फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा मजबूत करने में? क्योंकि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में आ गई और जैसा आप कह रहे थे अब लोकसभा में भी उनकी आवाज सुनाई देगी, और चूंकि वो अब सांसद होंगी, अगर जीत जाती हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है कि जीतेंगी, तो वो मुख्य तौर पर एक अच्छे लीडर के तौर पर वो सरकार को, सरकार की नीतियों को की आलोचना कर पाएंगी और उनकी आवाज संसद में गूंजेगी। जी महेंद्र भाई, सबसे पहले तो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को बधाई। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह दिख रहा है। लेकिन ये उत्साह मतलब उसके रीजन कुछ और भी होते, केवल गांधी परिवार की तारीफ के अलावा, तो और भी अच्छा रहता। अगर आप नेचुरली अगर अपनी समीक्षा करते और एक तरफा बात नहीं करते, जो आपने सवाल उठाया था उन्हें उसको इन्होंने बिल्कुल मोड़ दिया। प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में होती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को अगर कहीं पुनर्जीवित करने की जरूरत है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में करने की जरूरत है, जहां कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि बिना बैसाखियों के सहारे, बल्कि पूछ बने बिना, क्योंकि इंडिया अलायंस ने वहां 40 से ज्यादा सीटें जीती हैं, जिसमें कांग्रेस का योगदान उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 सीटें हैं। हालांकि टीवी चैनल भी बहुत उत्साहित होते हैं गांधी परिवार को देखकर, भले ही उनके ऊपर आरोप गोदी मीडिया कई लोग लगाते हैं, लेकिन जब भी गांधी परिवार की बात होती है वो लोग भी बड़े उत्साहित होते हैं, उनको भी टीआरपी मिलती है, उन्हें भी अच्छी तस्वीरें मिलती हैं। तो आज ये दिखाया जा रहा है कि उत्तर में राहुल, दक्षिण में प्रियंका। दक्षिण में नेचुरली इस बार उतना अच्छा उम्मीद के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ओवरऑल साउथ इंडिया में एक अच्छा शो इंडिया अलायंस ने किया है और कांग्रेस को भी उसमें श्रेय दिया जा रहा है। केरल में वो आ रही हैं तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये
क्लियर मैसेज इनको देना पड़ा है, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। दोनों ने क्या कहा है, मैं जरा संक्षेप में दो लाइन में आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि इन द लास्ट 5 years, कोट अनकोट में मैं आपको बता रहा हूं, इन द लास्ट 5 years द पीपल ऑफ वायनाड स्टूड विद मी एंड गेव मी एनर्जी टू फाइट इन ए वेरी डिफिकल्ट टाइम। निश्चित तौर पर पिछले 5 साल में अगर वो अमेठी हार चुके थे, वायनाड ने जिताया नहीं होता तो पार्लियामेंट से बाहर हो जाते। हालांकि कुछ पल के लिए जब उनको 2 साल से ज्यादा की सजा मानहानि मामले में हो गई थी तो पार्लियामेंट से दूर भी हुए। और इन्होंने कहा है कि आई विल स्टैंड बाय द कमिटमेंट्स दैट आई हैव मेड, मैंने जो कमिटमेंट किए थे वो मैं पालन करूंगा। वी विल डिलीवर ऑन दोज कमिटमेंट्स। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट प्रियंका इज गोइंग टू विन, मतलब अभी इलेक्शन होना है तो निश्चित तौर पर दावेदारी उम्मीदवारी हुई है, जीत नहीं हुई है। एंड विल प्ले ए वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पीपल ऑफ वायनाड। माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर द पीपल ऑफ वायनाड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई लव एवरी सिंगल पर्सन इन वायनाड। निश्चित तौर पर मतलब ये कहने की बात है, आएगा तो कोई नहीं वायनाड से राहुल गांधी का दरवाजा खटखटाने के लिए, क्योंकि बीच में एक बार हम और आप भी टहलते हुए चले गए थे, जो उनका घर है, तो उस समय वह मौजूद नहीं थे। वो कब आएंगे इसके बारे में भी कोई सीधी जानकारी नहीं थी। तो हम लोग टाइम लेकर तो आ नहीं सकते और हर रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंचना संभव नहीं होता। इसी तरह प्रियंका गांधी ने कहा है कि रायबरेली के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है जो किसी भी कीमत पर टूट नहीं सकता। मैं और राहुल भैया रायबरेली और वायनाड दोनों जगह मौजूद रहेंगे, ये प्रियंका गांधी का कहना है। राहुल गांधी कंसोल कर रहे हैं वायनाड के लोगों को, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी रायबरेली के, जहां के राहुल गांधी एमपी हैं, रायबरेली के लोगों को कंसोल कर रही हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक कॉर्ड उनको भी मालूम है किस तरह से बना के रखना है। लेकिन कांग्रेस के लिए बेहतर ये होता, जो मेरी समझ कहती है, कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में रहती, राहुल गांधी से ज्यादा इंपैक्ट वहां का होता और आसपास की तमाम सीटें, असर उसका सुल्तानपुर में भी आपको दिखता, हो सकता है पूरे अवध क्षेत्र में उसका असर दिखता। अजय राय की कोशिश थी, उनका सुझाव था कि बनारस से चुनाव लड़े प्रियंका गांधी, दोनों जगह चुनाव लड़ाते लड़ाते भी वो बनारस से चुनाव लड़ सकती थी। तो अगर वो इस तरीके से आगे आती तो वो बड़ा अच्छा रहता। आज वायनाड नेचुरली नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, प्रियंका गांधी चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही हैं, एक्स पर, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी कर रही हैं, टीवी चैनल्स भी लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं। और उनका संसद में पहुंचना निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए अहम रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, जैसा मैंने कहा, वहां हाथ के पंजे को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी या गांधी कैंप के तमाम लोग, जो तमाम नेता छिटक के चले गए, जिसमें जितिन प्रसाद भी हो सकते हैं, आरपीएन सिंह भी हो सकते हैं, तमाम और दूसरे नेताओं को अगर आप देखेंगे जो इनके बड़े करीबी थे, आचार्य प्रमोद और इस तरह के दूसरे तमाम सारे नेता जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से भी कई सारे नेता चले गए, तो वहां जब तक जमीन मजबूत नहीं होगी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने के बारे में, या फिर 2029 को भी अगर आप टारगेट करें, क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है बाकी राजनीतिक दलों को, कांग्रेस ने कितना सीखा है नहीं सीखा है मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम एक चुनाव के बाद ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अगर आप आगे देख रहे हैं, अगर आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये तमाम सारे इंडिया अलायंस में जो पार्टनर्स हैं, कांग्रेस के लिए कभी रिलायबल पार्टनर्स नहीं रहे हैं अतीत में, और कांग्रेस ने जब भी इन पार्टनर्स के थ्रू आगे कुछ करना चाहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टनर ने ही उनको गच्चा दिया है। और आज सारे पार्टनर्स जो इंडिया अलायंस में जुड़े हैं, ये कांग्रेस के वोट बैंक पर ही सारे राजनीतिक दल खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक अलग बनाया है, कांग्रेस का क्षरण भारतीय जनता पार्टी की वजह से भी हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का किया है। जमीन जो उत्तर भारत से उखड़ी है, लेकिन पता नहीं कांग्रेस इस बात को समझती है या नहीं। और दूसरी बात जो मजबूती की है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपना सबसे निचला हिस्सा लो अपना टच कर लिया था। तो जब आप बिल्कुल नीचे टच करते हैं तो गेंद हो या इंसान हो या पार्टी हो, उसको ऊपर ही आना है, क्योंकि कांग्रेस ये एक दिन की पार्टी नहीं है। कांग्रेस का गठन 19वीं शताब्दी में हुआ, तो 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी के 24 साल गांव गांव गली गली उनका संगठन है, झंडे उठाने वाले लोग हैं, उनके पास एक विरासत है, जो विरासत महात्मा गांधी से शुरू होती है और आगे तक जाती है। हालांकि महात्मा गांधी के कांग्रेस में जोड़ने के काफी पहले कांग्रेस बन चुकी थी, लेकिन वो जो विरासत है, बड़े बड़े उसमें नाम है जो गांधी परिवार तक
आते हैं और प्रियंका गांधी उसमें एक नई कड़ी है। तो ये विरासत वाली पार्टी है जो एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। कार्यकर्ता है, लेकिन उनको नर्चर करके किस तरह से आप वैकल्पिक तौर पर आगे आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि दो बड़े दल रह जाएं। तो दूसरा बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी अपने मुकाबले सिर्फ कांग्रेस को मानती है। यहां भी अगर आप चुनाव प्रचार देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखें या बीजेपी के तमाम दूसरे नेताओं को देखें, तो जहां उनका मुकाबला क्षेत्रीय दलों से भी था, तो बंगाल में टीएमसी और उड़ीसा में बीजेडी को टारगेट करने के अलावा वो लगातार कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला भले ही समाजवादी पार्टी से हो, लेकिन प्रधानमंत्री के निशाने पर मुख्य रूप से कांग्रेस थी। यही हाल बिहार में था और बाकी राज्यों में भी यही स्थिति थी। तो कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसको रिकॉग्निशन जनता कितनी देती है वो हमारे सामने सीटों के रूप में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता लगातार देते हैं। और इस बात को कांग्रेस को भी समझना चाहिए और उस दिशा में रणनीति अपनी आगे बनानी चाहिए। जी महेंद्र भाई। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि रणनीति सबसे अहम है किसी चुनाव के लिए और किसी पार्टी के लिए। और वायनाड जाने का मतलब ये है कि साउथ की पॉलिटिक्स पर अब कांग्रेस के परिवार से एक परमानेंटली हो सकता वहां सेटल हो जाए व्यक्ति, जो कि प्रियंका गांधी है, और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी सेटल हो जाए। ये सीटें अगर ये बचा पाते हैं तो जी आने वाले समय में। महेंद्र भाई, डॉक्टर सत्येंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी अगर आपकी अनुमति हो तो एक सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूं। जी जी बिल्कुल, पूछिए बिल्कुल। ये वाड्रा साहब लड़ना चाह रहे थे अमेठी से, कांग्रेस ने वहां अमेठी से टिकट दिया नहीं उनको, वायनाड खाली हुई वहां भी नहीं भेजा। तो क्या उनका पत्ता कांग्रेस ने क्या परमानेंटली काट दिया है या उनको भी कभी कोई मौका मिलेगा? ये सवाल मेरा डॉक्टर साहब से है, क्योंकि वो मतलब जिस तरह से जोश में पूरी जानकारी दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अंदर तक की उनके पास जानकारी है। तो जरा मेरी तरफ से उनसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर साहब क्या है, वाड्रा साहब को कब मौका मिलेगा? अब तो अगले अगले जनरल इलेक्शन तक इंतजार करना होगा वात्सल जी। ये ठीक बात है, वो मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उचित समझा केएल शर्मा जी के लिए, तो केएल शर्मा जी को एक पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको लड़ाया। नहीं, वायनाड वायनाड तो भेज सकते थे आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वायनाड चूंकि डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए हैं। डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए। जुड़े हुए थे राहुल गांधी जी से इमोशनली, और एक कमिटमेंट चाहते थे कि नहीं, इससे आप अलग नहीं होइए। प्रियंका जी की एक मांग थी उनकी कि अगर आप यहाँ छोड़ते हैं तो प्रियंका जी को भेजिए, लड़वाइए। पहले प्रियंका जी चूंकि जनरल इलेक्शन में चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, अब ये बाई इलेक्शन है, तो फिर मैं एक बात कहूंगा कि पार्टी की बात वो मान रही है। और दूसरी बात यह है वत्सल जी, मैंने कहा पहले भी, वो यूपी की डॉक्टर साहब आप जोश जोश में अपने आप को म्यूट कर दे रहे हैं। प्रदेश के तो रहते हैं, जोश को उस संभालिए, वायनाड में काम आएगा अभी चुनाव में। उसमें चुना। देखिए अभी तो कम समय का है ना, देश की लीडर है, देश में कहीं भी आएंगे। केवल ऐसा नहीं है कि वायनाड में काम आएगा, उनके एमपी बनने से पार्लियामेंट में जो उनकी बात आएगी, जो डिबेट में शामिल होंगे, जो बात मुद्दे उठाएंगे, वो देश भर के लिए उठाया जाएगा। एक बात और मैं कहूंगा कि बीजेपी, आपने सच कहा कि तैयारी अगली इलेक्शन की करती है बीजेपी। बीजेपी सरकार में रहते भर में सरकार की काम नहीं करती है। आज ही आप देखें तो चार चार स्टेट का चुनाव प्रभारी मंत्रियों को उन्होंने बना दिया। एनटीए द्वारा संचालित नीट के एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली हुई, देश भर के बच्चे एजिटेटेड हैं, इनके पास गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय कीजिए, उस पर ध्यान नहीं है, इधर उधर भटका रहे हैं। लेकिन और ये जो घपला हुआ है नीट के चुनाव परीक्षा में, इस पर जो एक्शन लेना चाहिए उसके लिए जल्दीबाजी इनकी नहीं है, लीपापोती कर रहे हैं, इसको चाहते हैं कि ऐसे ही चलाएं, सरकार का जो काम है। लेकिन सरकार ने अपने मंत्रियों को अगले चुनाव के लिए प्रदेशों में 4 स्टेट का आज ही प्रभारी बनाया है। तो बीजेपी का तो ये है, सरकार में रहते भर में सरकार की काम ध्यान कम और अपनी चुनाव का ज्यादा ख्याल रखती है। कांग्रेस से यही अंतर है। कांग्रेस अगर कहीं सरकार में रहती है तो सरकार पर पूरा फोकस करती है, जो काम उसे दिया गया है। और पार्टी है, पार्टी अपना काम करती है, चुनाव के लिए, संगठन के लिए, ये सारा काम। और ये बात सन जी, हम कहेंगे कि अगर एमपी होती हैं प्रियंका जी वायनाड से,
तो ये कहाँ है कि नहीं यूपी में वो मजबूत नहीं पार्टी को करेंगी, प्रभावी डॉक्टर लोग सतीश, सकते हैं जो डॉक्टर सतीश, जनरल। एक सवाल ले लीजिए मेरा। डॉक्टर सतीश एक सवाल ले लीजिए। आप कह रहे हैं जब सरकार में कांग्रेस होती तो सरकार पे फोकस करती है। भाई सरकार आपकी बीजेपी उड़ा ले जाती है आपके कदमों के नीचे से। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हिमाचल में अभी बड़ी मुश्किल से बची है, गोवा में देख लीजिए, तमाम जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में सारी सरकारें आपकी चली गई। ठीक है, तो आप कहाँ ना सरकार बचा पा रहे हैं ना संगठन बचा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो हजारों की तादाद में नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसी देश भर में सिलसिला है, यहाँ तक कि 10 एक तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हो गए बीजेपी में। ना पार्टी बच पा रही है ना सरकार बच पा रही है। आप कह रहे फोकस करते हैं, यही तो सवाल है कि आपके यहाँ नेतृत्व तो कई बार डिफोकस हो जाता है। न सरकार में ध्यान रहता है और न पार्टी बचाने में ध्यान रहता है। और आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एकाग्र होकर के एकदम एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ दिक्कत आती है? देखिए महेंद्र जी, देश में हर एक पार्टी में एक ऐसा वर्ग होता है जो सत्ता में रहना चाहता है, और उसे जब लगता है कि हम जिस पार्टी में हैं उसके द्वारा हम मुझे सत्ता मिलने की उम्मीद नहीं है तो छोड़ करके चल देता है। दूसरा, अगर उसको लगता है कि इनके माध्यम से मुझे कुछ फायदा हो जाएगा तो उसको लेते भी हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस से नहीं, बीजेपी के कई सिटिंग एमपी इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़े। ऐसा होते रहता है, चुनावी राजनीति है, लोग आते जाते रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ बात करते हैं कि नहीं हम जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं उस विचारधारा से इधर उधर नहीं होंगे, और नहीं जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, होते रहता है, चलते रहता है, और हार जीत तो होती ही रहती है। इसमें क्या है, जनता समझती है कि नहीं इनके माध्यम से हमारी सेवा बेहतर होगी तो उनको जिताते हैं। ये तो अपनी अपनी समझ है, फिर पछताते हैं। स्मृति ईरानी जी को समझा गया कि नहीं इनके माध्यम से अमेठी की सेवा बढ़िया होगी, कुछ ही दिनों में वो लोग समझने लगे कि ये सेवा बढ़िया नहीं कर सकती है, कांग्रेस के माध्यम से ही अमेठी का सेवा बढ़िया हो सकता है। हार गई, इतने दिन काम करने के बाद हार गई। जब ना काम कुछ की थी तो जीत गई थी, और काम करने के बाद हार गए। प्रधानमंत्री जी देश में 10 साल तक शासन सत्ता चलाया और कह रहे हैं कि बहुत विकास किया, 70 साल में जो न हुआ सो। तब क्या हुई, देश की जनता उनको हरा, पीछे ले गई, बहुमत नहीं दी, हारे ना। 63 सीट पर वो हारे। कांग्रेस 47 सीटों पर जीता है, जो पहले से था उससे 47 सीट जीता है, और बीजेपी 63 सीटों पर हारी है। तो हार तो उसकी हुई है। इतना ही नहीं, मंदिर बनाया, उन्होंने बताया कि मंदिर बना रहे हैं। उनका तो सब, उनके जितने जो मीडिया वाले लोग हैं उन लोगों ने भी कहा कि इन्होंने ही मंदिर बना दिया। लेकिन उस पूरे इलाके की जनता क्या कह रही है कि नहीं इन्होंने बनाया, नहीं इन्होंने बिगाड़ा। साधु सन्यासी भी 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा को गलत बताता था, पब्लिक इसको मानी और उनको हराई। तो हार जीत तो चलते रहता है, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए लेकिन नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र, ये आप जो कह रहे हैं और आप इस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं, आपको थोड़ा सा आत्मावलोकन भी करना चाहिए। कांग्रेस का फायदा इसमें नहीं होगा कि आप मतलब तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने में कांग्रेस का कोई फायदा नहीं है। अगर आप 99 सांसदों के साथ 240 सांसदों को, जो कि आपसे 2.5 गुना होते हैं, आप उसको इग्नोरेंस कर कहते हैं। और एक ये रिकॉर्ड है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तीसरे टर्म में जब वो जा रहा है तब 240 सीटें लेकर आता है। और पैन इंडिया अगर आप देखें, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, या खाता खुला तो गुजरात में 26 में से 1 सीट मिली, मध्य प्रदेश में आपका सफाया हो गया, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में आपका सफाया हो गया। तमाम जगह आपको ये आत्मावलोकन करना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर सत्येंद्र, कांग्रेस के सिंपैथाइजर आप हैं, अगर सही परिप्रेक्ष्य में आप अवलोकन करेंगे, आप केवल एक राजनीतिक विश्लेषक की जगह अंधभक्त की तरह चलेंगे, तो न तो उसमें आपका कुछ फायदा है न आपकी पार्टी का फायदा है। क्योंकि आपको देखिए धरातल को देखना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि केरल से प्रियंका गांधी चुनाव लड़के
यूपी को मजबूत करेंगी? ये आप लिख के दे सकते हैं आज की तारीख में? ये आप किसी भी यूपी के वर्कर से जाके आप उसको कन्विंस कर सकते हैं क्या? आप जाइए उत्तर प्रदेश, आप जाइए बिहार, वहां के कार्यकर्ताओं से पूछिए, रायबरेली के कार्यकर्ताओं से पूछिए, वो क्या कहते हैं कि वायनाड से चुनाव लड़े प्रियंका गांधी, अमेठी से चुनाव लड़े या रायबरेली से चुनाव लड़े। ये आप कार्यकर्ताओं के मन को टटोलिए। फैसले होते हैं, कहां से होते हैं आपको भी पता है, बाकी लोग भी जानते हैं कि फैसले कैसे होते हैं, कहां से हो रहे हैं। फैसले के अपने अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। निश्चित तौर पर हम लोग अगर निष्पक्ष तौर पर आकलन कर रहे थे तो हमने भी ये पाया कि जब वो पार्लियामेंट में जाएंगी बात को बेहतर तरीके से रखेंगी। लेकिन आप यूपी से जीतते हैं, बनारस क्यों आते हैं प्रधानमंत्री? गुजरात में कहीं से भी चले जाते, गुजरात से क्यों उनको वाराणसी आना पड़ा? क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर या बाकी किसी राज्य के अलावा फूलपुर गए? बाकी आप बड़े नेताओं को देखें, क्यों अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस ने अपना गढ़ बनाया? उत्तर प्रदेश की जो अहमियत है आप उसको किसी राजनीतिक विमर्श में, चर्चा में नकार नहीं सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में कम नहीं होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार मेजोरिटी मिली होती, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। और कांग्रेस अगर यही सोचती है कि हम केरल से प्रियंका गांधी को भेज के उत्तर प्रदेश को मजबूत कर सकते हैं, तो फिर तो मैं मतलब अच्छी सोच कहूंगा, और मैं ऐसा प्रयोग खुद भी देखना चाहूंगा कि ये प्रयोग अच्छा है कि केरल में आप चुनाव लड़ें, उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करें। तो ये कौन सा फार्मूला है, कांग्रेस ने ये कौन सा फार्मूला निकाला है, इसको हम अब देखना चाहेंगे आगे आने वाले समय में। जी डॉक्टर साहब और महेंद्र भाई। देखिए देखिए डॉक्टर एक साहब बात ये चर्चा काफी लंबी होगी और बस संक्षेप में आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। 30 सेकेंड में आप अपनी बात कहिए और फिर इस चर्चा को विराम देंगे, क्योंकि काफी लंबी चर्चा हो गई। और फिर किसी दिन इस पूरे मसले पे हम लोग एक बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि और कांग्रेस को कहाँ कहाँ निराशा हाथ लगी और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। जी डॉक्टर सत्येंद्र। देखिए, आज के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेतृत्व वर्ग है, वो तुलना 52 सीटों से कर रही है कि हम उससे इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं कि नहीं। हमारा तो 414 का रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस का राजीव गांधी जी के समय में 414 सीट है। अब तो उतनी अचानक नहीं आ सकती है, नेहरू जी के समय की नहीं आ सकती है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो बेहतर कांग्रेस किया है। विरोधी दल का नेता का नहीं जगह था 10 सालों तक, अब वो तो मिलेगा। तो हम तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने वर्कर को, कांग्रेस अपने वर्कर को मोटिवेट क्यों नहीं करेगा? तो फिर क्या आप ये वादा क्यों कर रहे थे कि हम सरकार बना के हम महिलाओं को लखपति महिलाएं बनाएंगे? ये क्या आप लोग भी एक उसी तरीके से दिलासा दे रहे थे, लोगों को कांग्रेस बेवकूफ बात बना को रहे थे? रखा लोगों के बीच में। अगर आपका लक्ष्य यही था कि हम अपनी सीटों को कम से कम 99 ले आए, विपक्ष के दर्जा मिल जाए, तो फिर आप लोगों को क्यों दिलासा दिला रहे थे कि हमारी भाई गारंटी है और हम जो है इस तरीके? देखिए, ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को अपनी बात को समझाने का एक तरीका हो सकता है, ये लेकिन नहीं रहा है। सियासत में जब है तो हार या जीत होती है, और हार या जीत में सरकार बनाने की बात होती है। अगर आप सरकार बना सकते हैं तो सरकार तभी जीत है, वरना हार ही है। आप 5 साल तक क्या गारंटी है 5 साल बाद आप सरकार में आ जाएंगे? आप कहेंगे कि हमारी 50 पिछली बार बढ़ी थी, 50 और बढ़ गई, मैं बड़ा खुश हूँ। देखिए इस सरकार तरीके कौन बनावे न बनावे ये पब्लिक को तय करना है, आम मतदाताओं को तय करना है। ये पार्टी नहीं कर सकती है, ये एग्जाम नहीं बिल्कुल देना बात है, ये नहीं चुनना है। है पार्टी माध्यम। अगर इसमें खुश हो जाए, पार्टी अगर इसमें खुश हो जाए वात्सल्य जी कि हमने तो पिछले बार के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा आगे कर गए और 99 ले आए, हम बहुत खुश हैं, मतलब ये अचीवमेंट है हमारा। अरे सोचने वाली बात है कि क्या पार्टी अचीवमेंट हो गया। सोच रही है और चाहे मेहनत कर रही चाहे है बढ़। चाहे 93 आए, चाहे 99 आए, चाहे 120 आए, चाहे 65 आए, आप हैं तो विपक्ष में। आप 5 साल की विपक्ष की राजनीति करनी है, आपको सत्ता में नहीं आए। आप सत्ता में आते तो आपने जो प्रपोजल्स दिए थे, जो वायदे किए थे लोगों से, वो आप पूरा करते। यही सोच के तो आपको 99 सीट्स दी हैं लोगों ने और कि महेंद्र आप। भाई, एक तरफ आरएसएस है जो आज भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहा है, तो जी आपको बिल्कुल। आईना भी देखना चाहिए कि दो आपने सौ चालीस अचीव क्या सीटें किया लाने है। के बाद भी उनको आईना, उनकी पितृ संगठन आईना दिखा रहा है, और यहाँ पे इतना गदगद है, इतना ज्यादा आत्मश्लाघा में है कि बस हमने अचीवमेंट माउंट एवरेस्ट हासिल कर ली है।
अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अगले साल फिर अगले 5 साल में 50 सीटें और बढ़ा लेंगे, वाह बहुत अच्छा। ये जो पैम्परिंग की आदत पड़ गई है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हैं या राहुल गांधी ने कुछ भी कदम उठा लिया तो बिल्कुल उनको संतप्त की उपाधि दे देना, ये जो कांग्रेस का अंदर है, ये चाटुकारिता वाली जो भावना है, ये ही कांग्रेस को बहुत नीचे ले गई है। अब इतना नीचे ले गई थी कि वहां से थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। अगर ये चाटुकारिता की जो मंडली जो कहा जाता है वो 10 जनपद के इर्द गिर्द हमेशा रही है, वो आज भी है तमाम। और उसमें उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, महेंद्र वो भाई आप। सिर्फ 1 मिनट का टाइम और आपसे लूंगा। जी 30-35 साल के हार्ड वर्कर कार्यकर्ता डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे सामने बैठे हैं। आज तक क्या उनको वार्ड मेंबर का, एमएलसी का, एमएलए का, एमपी का, राज्यसभा का कोई टिकट दिया पार्टी ने? इनको हर ये आदमी बहुत नेताजी के नाम बहुत से बड़ा जानता सवाल है। है। जिस कांग्रेस की बिल्कुल इतनी वकालत करते हैं इसके बारे में, इनके बारे में कहीं चर्चा भी पार्टी करती है? जब ग्राउंड लेवल के नेताओं की पूरी तरह उपेक्षा हो और वो भी इस तरह के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर सत्येंद्र जैसे लोगों ने तो पूरा जीवन दे दिया, पूरी जवानी दे दी पार्टी को, और उसके बावजूद कोई दूसरी पार्टी से आएगा उसको टिकट मिल जाएगा, या इनकी बात को, इनके फीडबैक को नहीं लिया जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर सत्येंद्र, हमारी अपील है आपसे कि आप जब भी बात करें तो आप बिल्कुल आप बेधड़क होकर वो चीज, वो फीडबैक दीजिए पार्टी को जो पार्टी के हित में हो, ना कि सुर में सुर मिलाना कि पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, बिल्कुल नहीं। आप अपने रिपोर्ट कार्ड को, जब तक आप अपने रिपोर्ट कार्ड को बिल्कुल एनालाइज नहीं करेंगे कि हमने बहुत अच्छा नहीं किया। अब वो तो है नहीं कि हाई स्कूल का बच्चा है और उसको जरा सा डिमोरलाइज हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो आप पासिंग मार्क में भी नहीं आए। आप ये सोचिए कि पासिंग मार्क्स भी नहीं है आपके सरकार बनाने के लिए। अभी तो आप सरकार बनाने के 272 चाहिए, उसमें से आप अभी पासिंग मार्क्स में नहीं है। तो अभी पासिंग मार्क्स लाने हैं आपको, और उसके बाद फिर सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास, फिर आगे बढ़ना है। तो अभी बहुत पीछे, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मुझे लगता है चर्चा प्रियंका गांधी के मामले पे हो रही है, और हम लोग यही शुभकामनाएं दे सकते हैं वहाँ की पब्लिक के ऊपर। बाकी डिसाइड करना उनको, जो अच्छा लगे उनको चुनाव जिता के भेजेंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी के सामने भी वहाँ लेफ्ट पार्टीज थी, और प्रियंका गांधी के सामने भी वो लेफ्ट पार्टी होंगी, और एनी जो थी वो बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट किया उन्होंने। तो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके लिए, प्रियंका गांधी के लिए बिल्कुल जीती जिताई सीट है। कुछ भी हो सकता है, ये चुनाव है। तो इस इजाजत हो तो इस चर्चा को यही विराम दिया जाए वात्सल जी, और जी फिर अगली चर्चा में हम लोग सब असेंबल होंगे। डॉक्टर सत्येंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर वात्सल राय जी, आपका भी बहुत बहुत जी, शुक्रिया। आपका भी बहुत आभार महेंद्र भाई, और सभी देखने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम और आभार। जी, और अब दर्शकों से मैं कहूंगा, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। और आप कुछ क्या सोचते हैं प्रियंका गांधी के बारे में, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्रियंका गांधी को साउथ में जाना उचित है या नॉर्थ में रहना उचित है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी फीडबैक को डॉक्टर सत्येंद्र तक पहुंचाएंगे, और ये ऊपर तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नमस्कार। इस